शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है या फिर इसको हम फूड सिस्टम बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से भारत हमारा देश अपने नागरिकों का पेट भर पा रहा है। लेकिन आने वाला जो समय रहेगा, क्या वो आज के जैसा ही रहेगा? और क्या हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्या वो इतनी सस्टेनेबल हम कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में भी भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का हम पेट अच्छी तरह से पाल पाएंगे? हम हमारे देश में दो प्रकार की व्यवस्था देखते हैं। एक तो हम इतना आगे पहुंच चुके हैं कि आज के समय में हम ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। आज़ाद जब हम हुए थे तो उस समय हमारी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमें अमेरिका जैसे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता था, वहाँ से गेहूँ हमको आयात करना पड़ जाता था। वहीं दूसरी ओर देखा जाए, भले ही हम इतना आगे बढ़ चुके हैं लेकिन वहीं हमारे देश में भुखमरी, स्टंटिंग, वास्टिंग जैसी जो प्रॉब्लम है अभी भी मुंह बाए खड़ी हैं। इनसे हम कैसे करके निपट सकते हैं? पार्टिकुलरली इस आर्टिकल में फोकस किया जाता है कि हमें 3 दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हो जाएंगे? पहले नंबर की बात यह है, कंज्यूमर को एंगेज करिए, प्रोड्यूसर को एंगेज करिए और मिडल मैन को एंगेज करिए। अब यहाँ पर जो 3 लोग हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? यहाँ पर कंज्यूमर के तौर पर हम तुम जैसे हो सकते हैं। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, ठीक है, सहकारी समितियां बनाई गई हैं, ये भी कुछ कंज्यूमर के तौर पर काम करते हैं। ये ग्राहकों से कच्चा माल खरीद सकते हैं। ठीक, किसानों से कच्चा माल ये लोग खरीद सकते हैं। प्रोड्यूसर के अंतर्गत यहाँ पर किसान हो गए हैं, फिर कंज्यूमर है और बीच में मिडल मैन है। मिडल मैन क्या काम करते हैं? किसानों से माल लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन तीनों को हमें मिलाने की ज़रूरत है, इन तीनों को आपस में लाने की ज़रूरत है। आर्टिकल की शुरुआत करी जाती है वर्ल्ड फूड डे, जो कि 16 अक्टूबर 2023 को सेलिब्रेट किया गया था। इस बार की जो थीम रखी गई थी, जबकि है ये फूड डे से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड इसकी थीम होनी चाहिए, लेकिन इस बार की जो थीम रखी गई है वो वाटर से रिलेटेड रखी गई है। क्योंकि जब तक वाटर की अवेलेबिलिटी हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं तब तक फूड सिक्योरिटी हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। किसान जो अनाज आज पैदा कर पा रहे हैं वो केवल और केवल पानी के चलते चलते ही संभव हो पाया है। इसलिए इस बार की जो थीम रखी गई थी 16 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड फूड डे हमने सेलिब्रेट करे थे। वाटर इज लाइफ इज फूड। वाटर लाइफ भी है और वाटर से हमारा फूड भी है। लीव नो वन बिहाइंड, और हमें जो है किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। यदि हम इस हफ्ते के पिछले वाले हफ्ते की बात करें तो हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2023 को। लेकिन हम बहुत कम ही जो है हमारे फूड सिस्टम के बारे में कभी सोचते हैं कि इसमें और क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं। कोई भी कंट्री हमारे जैसे तरीके से अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगी जितने अच्छे से हम समझ पाएंगे कौन कौन से चैलेंज है फूड सिस्टम में इंडिया में। विच फीड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या को पेट भरने का काम कर रही है। वहीं यदि हम प्राइमरी गोल की बात करें किसी भी फूड सिस्टम की, तो वो होता है कि हमें जो है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर करना है भारत के सभी नागरिकों के लिए। और ये हम तभी अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से, यदि ये जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं वो प्रोड्यूस करेंगे फूड को and make reasonable economic return that are resilient over time। प्रोड्यूसर लोगों को भी ये ध्यान देना है कि रीजनेबल इकोनॉमिक रिटर्न्स उनको मिलने वाला है जो कि रेजिलेंट रहेगा टाइम के साथ साथ में। यहाँ पर जो रेजिलेंस वर्ड यूज़ किया गया है इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रेजिलेंस वर्ड यूज़ किया गया है किसानों के लिए, इसको हम लिंक करके देख सकते हैं रेजिलेंस ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है उससे हमारी खेती किसानी प्रभावित नहीं होना चाहिए। सूखा पड़ जा रहा है, बाढ़ आ जा रही है, ठीक है, ओला तुषार, ये सारी चीज़ों को झेल सकें ऐसी एग्रीकल्चर की प्रोसेस हमको अपनाने की ज़रूरत है।
क्योंकि हमको बहुत सारे इनपुट लगाने पड़ते हैं, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये सारी की सारी चीज़ें इनपुट के रूप में इस्तेमाल करी जाती हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो ये आर ऑल बट नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और नेचुरल रिसोर्सेस को हमें लिमिटेड यूज़ करना है। ऐसा यूज़ नहीं करना है कि आज के आज ही ख़त्म कर दो, आज के आज ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में। एप्रिसिएटिंग मतलब होता है सराहना करना। अब हम इस चीज़ की सराहना कर सकते हैं कि ये सारी की साजें जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है वो आपस में जुड़ी हुई है, लाइवलीहुड के साथ में, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के साथ में। तो ये काफ़ी इसेंशियल हो जाता है टू मेकिंग आवर फूड सिस्टम ट्रूली सस्टेनेबल। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फूड सिस्टम है उसको हमें ट्रूली सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के ऊपर अब हम चर्चा करने वाले हैं। वहीं यदि हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, इंडिया डबल बर्डन को फेस कर रहा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण की समस्या को। कैसे करके हम डबल बर्डन को फेस कर रहे हैं यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया प्रोग्रेस तो ज़रूर कर रहा है, प्रोडक्शन तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। पार्टिकुलरली आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी कुपोषण का शिकार हैं। उनके बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता, शारीरिक विकास नहीं हो पाता, बच्चे दुबले पतले एकदम सिंगल हड्डी वाले देखने को मिल जाएंगे आपको। यदि हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें 2019 से 21 के बीच में जो डाटा आया था, यहाँ पर बताया गया है कि 35% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटेड हैं, मतलब जिनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। 57% महिलाएं ऐसी हैं, एंड 25% लोग ऐसे हैं जो कि एनीमिक है। तो 2019 से 21 का जो डाटा है वो बोल रहा है कि 35% चिल्ड्रन स्टंटेड हैं, एंड 57% वुमेन शामिल हैं, एंड 25% मैन आर अनीमिया। अनीमिया की बीमारी जो है मेन रूप से देखा जाए तो महिलाओं में ज़्यादा है। महिलाएं 57% ऐसी हैं जो कि अनीमिया की बीमारी से प्रभावित हैं, और पुरुष जो है 25% हैं। इसी के चलते चलते हम देखेंगे कि अनीमिया की बीमारी यदि माता में है तो माता से सीधे सीधे बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए अनीमिया की बीमारी से निपटने के लिए आयरन फोलिक की गोली दी जाती है। वहीं यदि हम अदर एंड की बात करें, ड्यू टू इम्बैलेंस डाइट एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सेडेंटरी वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है गतिहीन। गतिहीन का मतलब यह है बस खा पी ले रहे हैं और कुछ मेहनत वगैरह हम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड वाली नहीं है, इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे मोटापा की समस्या है, पेट निकलने वाली समस्या है, और उसी के साथ साथ में फिर बहुत सारी बीमारियां घेरने लग जाती हैं। 24% एडल्ट वुमेन शामिल हैं, 23% एडल्ट मैन शामिल हैं जो कि ओबेस की कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब डाटा ये बोलता है कि महिलाएं ज़्यादा ऐसी हैं जो कि मोटापा के शिकार हैं, 24% महिलाएं, और 23% पुरुष ऐसे हैं जो कि मोटापा के शिकार हैं। और इसका मेन रीज़न बताया जाता है कि हमारे खान पान का संतुलित नहीं होना, और दूसरे नंबर की बात यह है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमारी गतिशील जीवन बिल्कुल भी नहीं रहा है। भले ही इंडिया ने कुछ कुछ प्रयास किए हैं कि माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है, कुपोषण की जो समस्या है उसको कम किया जाए, जहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जो है मास मूवमेंट चला रहे हैं कैसे करके हम इसको इरेडिक्ट कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्शन साइड की बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें किसान लोग फेस कर रहे हैं और कैसे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। आज के समय में गांव जाकर के आप किसानों से मिलिए, उनसे बातचीत करिए। पार्टिकुलरली आप जो छोटे और मंझोले हैं, मध्यम आकार के जो किसान लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे तो पाएंगे किसानी से उनकी इतनी इनकम नहीं हो पा रही है। खाली गेहूं धान जो पैदा कर रहे हैं खाने पीने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वहीं यदि उनको कहीं अपना कोई और खर्चा उठाना है, बच्चों की पढ़ाई है, ठीक है, जेवर गिरवी रखेंगे, किसी से उधार लेंगे, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, बच्चों की मेडिकल का खर्चा,
ठीक है? ये सारी चीज़ों के लिए वो अदर चीज़ के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो गाँव का किसान है वो दूसरे के घर में तक मज़दूरी करने के लिए जाता है, तब जाकर के उसका खर्चा चल पा रहा है, ऐसा डेटा हम देखते हैं। एक रिपोर्ट आई थी जो कि जारी करी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से। यहाँ पर बताया जाता है कि 68% से भी ज़्यादा जो मार्जिनल फार्मर हैं ये सप्लीमेंट कर रहे हैं उनकी इनकम को नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के साथ में। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? डेयरी में, जैसे कि किसान लोगों ने मुर्गी पाल लिया है, गाय भैंस भेड़ बकरी पाल लिए हैं, स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पहले तो गांव काफ़ी कुछ देखा जाए ना तो आत्मनिर्भर हुआ करते थे। आज के समय में सब के सब जो है शहरों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। कुछ कुछ लोग गांव में किराना दुकान खोल लिए हैं, कहीं कोई कुछ खोल लिया है, ठीक है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम है, किसी ने पिकअप ले लिया है, किसी ने ऑटो ले लिया है। ऐसे करके जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में वो लगे हुए हैं और अपनी इनकम को इंश्योर कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ में आप देखेंगे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। इसके अलावा कुछ और जो कैजुअल लेबर हैं आर पिकिंग अप द स्लैक, इंडिकेटिंग ए लैक ऑफ स्किल और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनकम डाइवर्सिफिकेशन। आज के समय में आप देखेंगे गांव के काफ़ी सारे लोग जो है मनरेगा में काम कर रहे हैं। अब मनरेगा में जो काम कर रहे हैं इनकी तादाद तो बढ़ते जा रही है, जो ये बताता है कि हमारे यहाँ पर स्किल की कमी है, क्योंकि यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो अनस्किल्ड लोग हैं। आगे हम बात करते हैं भारत में जो खेती की जा रही है आज के समय में कितने भरोसे की है, फ्यूचर में वो कितना सस्टेन कर पाएगी। सॉइल हेल्थ की सबसे पहले बात करते हैं तो बहुत सारे किसान लोगों को ये नहीं पता रहता है कि हमारी ज़मीन को, मेरी खेत की मिट्टी को कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है। इसके चक्कर में आप देखेंगे साइड वाले के खेत में ज़्यादा पैदावार हो जाती है, मेरे वाले खेत में ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाती। ऐसा इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि किसान लोग अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, इसलिए बस यूरिया डीएपी डालते जा रहे हैं और गोबर की जो खाद पहले डाली जाती थी आज बिल्कुल जीरो हो गई है। सेकेंड नंबर की बात हम करते हैं डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक कार्बन। पहले जो ऑर्गेनिक कार्बन हम प्रोवाइड करते थे मिट्टी को गोबर की खाद के माध्यम से, उसमें बहुत ज़्यादा आज के समय में कमी हमको देखने को मिलती है। 2023 का जो सॉइल हेल्थ सर्वे जारी किया गया था तो लगभग 50% जो कल्टीवेटिंग लैंड है हमारे इंडिया का, ये आज के समय में डेफिशिएंट हो गया है ऑर्गेनिक कार्बन के मामले में, जो कि सॉइल हेल्थ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर माना जाता है। आगे हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर को लेकर के। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा सिंचाई हम कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर के माध्यम से ही कर रहे हैं। हर जगह नहर की सुविधा नहीं है, हर जगह बांध नहीं बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे में किसान लोग क्या काम करते हैं, अपने खेत में कुएं खुदवाते हैं, बोरिंग का काम करवाते हैं और ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके गेहूं और धान लगाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है धान में पानी की ज़रूरत पड़ती है, गन्ने जैसी फसलों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें अपनी जो फसलों का डाइवर्सिफिकेशन है ना उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि पंजाब की बात करें, मोर देन 75% ऑफ द ग्राउंड वाटर असेसमेंट लोकेशन आर ओवर एक्सप्लॉयटेड थ्रिएटनिंग द रेजिलेंस ऑफ फार्म इनकम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पंजाब जैसे स्टेट की यदि हम बात कर लें जहाँ पर 75% ऑफ द ग्राउंड वाटर असेसमेंट, जितना भी ग्राउंड वाटर असेसमेंट किया गया था उसका 75%, ठीक है, ग्राउंड वाटर असेसमेंट लोकेशन की बात करें तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुकी हैं। बस थोड़ी बहुत जो साइटें हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है 25%, यहाँ पर पानी ठीक ठाक मौजूद है, लेकिन 75% हिस्से में पंजाब जैसे राज्यों ने क्या काम किया, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करना चालू कर दिया है। आगे बोला जाता है कि हमें 3 साइडेड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार से ये जो इंटरकनेक्टेड चैलेंज है इसको यदि हमें सॉल्व करना है तो हमें ट्रायड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। इसमें हमें कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर और मिडल मैन को साथ में लाने की ज़रूरत। पहले नंबर की बात यह है, कंज्यूमर डिमांड नीड्स टू बी शिफ्टेड टुवर्ड हेल्दी एंड सस्टेनेबल डाइट। सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो ग्राहक लोग हैं वो अपनी डाइट को थोड़ा सा कन्वर्ट करें। उनको ये इंश्योर करना है कि हमारी थाली में खाना कैसा होना चाहिए।
हमें ये ज़रूरत है कि हमारी जो फूड प्लेट है वो हेल्दियर रहे पीपल के लिए एंड पूरे प्लानेट के लिए। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ड्राइव्स द एस्पायरेशनल कंजप्शन पैटर्न फॉर इंडियाज बिलियन प्लस पॉपुलेशन। इस मामले में प्राइवेट सेक्टर काफ़ी कुछ प्रयास कर सकता है, बिलियन प्लस पॉपुलेशन की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा जो कारपोरेशन हैं उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया है। हैव डन टू मेन स्ट्रीम इम्पोर्टेड ओट और क्यूनो इन इंडिया। इन्होंने क्या क्या काम किया है प्राइवेट कारपोरेशन ने, बाहर से जई जैसी चीज़ें इंडिया में लाई हैं। कैन बी डन फॉर लोकली ग्राउंड मिलेट। अब आज के समय में ज़रूरत है कि हम मोटे अनाजों की खेती यहीं पर चालू कर दें। सिविल सोसाइटी हो चाहे हेल्थ कम्युनिटी हो, ये पार्टनर के रूप में काम कर सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ में, जो कि हेल्दी और सस्टेनेबल कंजप्शन दे सकते हैं भारत के नागरिकों को। वो बता सकते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको अपनी थाली में कौन सी चीज़ को शामिल करना चाहिए, कौन सी चीज़ को शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की बात करें थ्रू इट्स इनन्यूमरेबल टच पॉइंट सच एज, पब्लिक सेक्टर की ही बात कर लीजिए। पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम में भी आप बदलाव कर सकते हैं। मिड डे मील स्कीम में आप जो है हेल्दी फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। रेलवे कैटरिंग है, अर्बन कैंटीन है, पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोक्योरमेंट, इसमें भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि 70% यहाँ पर इंडियन लोग कंज्यूम करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी फूड चॉइस को इंश्योर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जैसी जगह का उल्लेख किया जाता है, जहाँ पर लगभग 70,000 लोग डेली हैज़ स्टार्टेड प्रोक्योरिंग नेचुरली फार्म प्रोड्यूसेस। जहाँ पर बोला जा रहा है कि 70,000 लोग डेली के डेली नेचुरल फार्म बेस्ड प्रोड्यूसर को ख़रीद रहे हैं, प्राकृतिक खेती से उत्पन्न जो सब्जी है अनाज उसको ख़रीद रहे हैं। सेकंड नंबर की बात यहाँ पर बताई जाती है कि यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमें रेजिलेंट इनकम इंश्योर करना है, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा फार्मर के ट्रांजिशन को टुवार्ड रीन्यूमरेटिव एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब ये रीन्यूमरेटिव और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकती हैं आगे हम देखने वाले हैं। सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग लेकर के आई थी इस मामले में, ठीक है, एक कदम सरकार आगे बढ़ी है। लेकिन ओवरऑल फंडिंग की बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, आज भी जो है एग्रीकल्चर बजट का मात्र 1% है। 100 रुपया में 1 ही रुपया हम दे रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मामले में। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग में क्या क्या हो सकता है। किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, बायोडायनेमिक मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक है, पर्मा कल्चर का इस्तेमाल करना है, एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम अपनाना है, लो इनपुट जैसी मेथड का यूज़ करना है। इसके लिए हमें जो है ब्रॉड करने की ज़रूरत है, स्केल अप करने की ज़रूरत है इस प्रकार की इनिशिएटिव्स को टू वेरियस एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस सच एज एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग एंड मच मोर। कौन कौन सी चीज़ों को अपना सकते हैं हम इसके लिए? एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, ऐसी मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। आगे बोला जाता है कि जो एग्रीकल्चर सपोर्ट है, एग्रीकल्चर सपोर्ट के तौर पर सरकार क्या काम करती है? सब्सिडी देती है किसानों को, तो इसकी जगह में जो है वो क्या काम कर सकती है? डायरेक्ट कैश दे सकती है किसानों को कल्टीवेशन पर हेक्टेयर के हिसाब से। इट वुड प्रमोट एफिशिएंट यूज़ ऑफ इनपुट। इसके साथ साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं खेती किसानी में वो एफिशिएंट तरीके से उसका आप यूज़ करिए, while enabling a level playing field for agroecological practices to thrive. आगे हमें जो फोकस करना है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। तो बजट के साथ साथ में ही हमें फोकस करने की ज़रूरत है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। एग्रीकल्चर रिसर्च होना चाहिए एंड जो सेवाएं हैं रिसर्च से रिलेटेड वो सारी किसानों तक हमें पहुंचाना है। थर्ड नंबर की तो बात करी जाती है, यहाँ पर बोला जाता है कि हमें फार्म टू फोर्क में शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है।
वैल्यू चेन टुवार्ड मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव वन, फार्म टू फॉर्क, किसान से लेकर के कहाँ तक, आपके घर तक। एक क्रिटिकल ऐसी अप्रोच जो कि इन्हेंस कर सकती है रूरल फार्म इनकम को, टू इज़ टू इनेबल मोर वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द रूरल एरियाज। आज के समय में किसान लोग खाली गेहूं उगाते हैं। गेहूं उगाने के साथ में यदि वो एक काम करना चालू कर दें, पैकेट में आटा भर भर के बेचना चालू कर दें, बढ़िया अच्छा खासा पैकिंग लगा करके बेचना चालू कर दें। जहाँ पर उनका गेहूँ 20 रुपया किलो बिक रहा है, वहीं उनका जो आटा है 25 रुपया 30 रुपया किलो मिलेगा। इसका मतलब ये है उनको वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। सेकेंड नंबर का जो कदम उठाया जाना चाहिए वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर है। किसानों से आप डायरेक्ट खरीदी करिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यदि अभी मार्केट जाऊंगा गेहूं खरीदने के लिए, ठीक है, तो मुझे दुकान से महंगी मिलेगी। वहीं यदि मैं कोई आजू बाजू का गांव चले जाता हूं और गांव के किसान से डायरेक्ट ख़रीदता हूं, अब मैं अकेला ना जाकर यदि 3-4 लोगों को साथ में लेके जाऊं, तो बहुत सारा गेहूं हम किसान से ख़रीद सकते हैं और सही दाम में भी हमको मिल जाएगा, बहुत कम रेट में मिल जाएगा। थर्ड नंबर की जो बात बताई जाती है वो है ये है कि किसान और ख़रीदने वाला व्यक्ति दोनों को आपस में कैसे करके हम लिंक कर सकते हैं। वेरियस यंग एग्रीटेक इंटरप्राइजेस जैसे कि डी हार्ट, निंजा कार्ट, ये फार्म टू बायर लिंकेज प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये एग्जांपल हम दे सकते हैं कि डी हार्ट और जो निंजा कार्ट जैसी चीज़ें हैं, जैसे जो एग्री ट्रैक इंटरप्राइजेस हैं, यंग हैं, अभी अभी खोले गए हैं, ये क्या काम करते हैं, किसानों को और उपभोक्ता को डायरेक्ट जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड है। एनर्जी ट्रांजिशन हम किसको बोलेंगे? एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ये है आज हम हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो किन चीज़ों से पूरा कर रहे हैं। ज़्यादातर भारत में जो बिजली बनाई जा रही है, सबसे बड़ा सोर्स है उसका कोयला। सबसे ज़्यादा कोयला से बिजली आज के समय में हम बनाते हैं। सेकेंड नंबर की बात, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, यहाँ पर हम जो है पेट्रोल और डीजल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एनर्जी ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर मोटरसाइकिल, कार, बसें जो चल रही हैं उनको हम इलेक्ट्रिक बनाएं। दूसरे नंबर की बात यह है, इलेक्ट्रिक बना तो दे रहे हैं, लेकिन हमें ये अब ध्यान में रखना है कि बिजली हम कहाँ से बनाएंगे। तो बिजली बनाने के लिए हमें भी एनर्जी ट्रांजिशन करना है। जैसे कि कोयला की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा है। बहुत सारी ऊर्जा के सोर्सेस हैं जिनका हम यूज़ करके अपनी एनर्जी ट्रांजिशन इंश्योर कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो हम टारगेट निर्धारित किए हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ये कदम उठाएगा, वो चीज़ हम इंश्योर कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, इंडिया जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अपने एमिशन को कम करने के मामले में। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ टेकन प्रेसिडेंस ओवर क्लाइमेट कंसर्न। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लें तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और हम क्लाइमेट चेंज दोनों को इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में अपना जो पर्यावरण है उसको क्षति पहुंचाएं। ये भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन हम कम करेंगे ना तो उस समय में इनइक्वालिटी भी बढ़ते जाएगी। तो उस इनइक्वालिटी को, असमानता को कैसे करके हम दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ये आर्टिकल फोकस करता है। G20 समिट का आयोजन किया गया था इस बार भारत में। इस बार G20 की अध्यक्षता करी जाती है इंडिया के द्वारा, और इस बार जो 18वें नंबर का संस्करण आयोजित किया गया था। इस बार देखा जाए ना तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कदम उठाए गए हैं G20 की तरफ से। बहुत सारे जो वादे किए गए थे इंडिया की तरफ से, बहुत सारी चीज़ें जो लाई गई थी वो सफलतापूर्वक अन्य देशों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है।
एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हम लाए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना ने जो BRI प्रोजेक्ट चलाया है उसको काउंटर करने के लिए हम मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लाए हैं। इसके माध्यम से इंडिया, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड अमेरिका को जोड़ा जाएगा। कैसे करके? सड़क के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से और जहाज़ के माध्यम से, मतलब पानी वाले जहाज़ के माध्यम से। G20 में एक नया मेंबर जुड़ गया है जिसको हम अफ्रीकन यूनियन बोल रहे हैं, और अब अफ्रीकन यूनियन में भी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री आ जाती हैं। G20 अब G21 बन गया है। इसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की हम बात कर रहे हैं। इसको लीड करेंगे इंडिया, ब्राज़ील और अमेरिका। अदर इनिशिएटिंग मेंबर के रूप में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, UAE मतलब कनाडा और सिंगापुर ऑब्जर्वर के तौर पर पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 19 कंट्रीज़ रहेंगी एंड 12 कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के चक्कर में हैं। क्लाइमेट के मामले में यदि हम बात करें तो G20 हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आयोजन किया गया। प्रतिज्ञा करी गई है कि हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ग्लोबली 3 गुना बढ़ाएंगे 2030 तक। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कमिटमेंट किया गया है कि हम $2 बिलियन का फ़ंड स्थापित करेंगे। क्या नाम रखा गया है इसका? ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम रखा गया है। एडिटोरियल की जो शुरुआत करी जाती है वो शुरुआत यहीं से होती है G20 की मीटिंग से रिलेटेड, कि उसका क्या क्या आउटकम्स रहा था, क्या क्या उसके परिणाम रहे, क्या क्या रिजल्ट रहे। क्लाइमेट को लेकर के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर बातचीत किया गया है कि हम हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको 3 गुना बढ़ाने वाले हैं 2030 तक। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है, अच्छी अच्छी बातें करी जाती हैं लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर नहीं उठाया जाता है। फॉसिल फ्यूल वाला, कोयले वाला मुद्दा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उठाया गया है कि आप कोयले का इस्तेमाल करना कब बंद करेंगे। भारत खुद जो है नई नई खदानों के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है, बोली लगा रहा है। तो कैसे करके आप जो है क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं? कैसे करके आप फेस आउट करेंगे फॉसिल फ्यूल को? इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करी गई है। यदि हम एनर्जी ट्रांजिशन चाहते हैं तो इसके लिए 2 बातों को आपको ख्याल में रखना है। पहले नंबर की बात यह है, कॉस्ट क्या हो सकती है। दोज हु एमिट ग्रीन हाउस गैसेस टू पे सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट। कोई भी व्यक्ति जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है उसकी कॉस्ट क्या होगी समाज के लिए। इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या होगी, सामाजिक कॉस्ट क्या होगी, समाज के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी नंबर की बात यह है, क्लाइमेट जस्टिस रिक्वायर कंपनसेशन फॉर दोज हु आर हार्म। दूसरे नंबर की बात यह है, कोई कंपनी है चाहे कोई इंडिविजुअल है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं। कहीं कहीं पर खदान खोदी जाती है, कहीं कहीं आप देखेंगे ओपन खदान खोदी गई है। अब वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। अब इसके लिए ये चीज़ इंश्योर किया जा रहा है कि जितनी जगह को आपने बर्बाद किए हैं उतनी ही जगह में आप पहले पेड़ लगा के दीजिए। इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन प्रोवाइड करना। तीसरी नंबर की यदि हम बात करें, ये जो 2 प्रिंसिपल हैं इनको हम आर्टिकुलेटेड किए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। आर्टिकुलेटेड मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पर जो है इनको मान्यता मिली है। कैसे करके इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ हैं एंड पॉलिटिक्स हैं वो अफेक्ट कर सकता है डोमेस्टिक फ्रंट को, डू नॉट गेट डिबेटेड। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी इस चीज़ के ऊपर डिबेट नहीं की जाती है। इनइक्वालिटी मैट्रिक्स की बात करें तो बताया जा रहा है कि क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो कौन हो सकते हैं, गरीब लोग हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि
एनर्जी ट्रांजिशन हो भी रहा है ना, तो इससे गरीब लोग ही बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि अभी गरीब जो कंट्री है वो इतना आगे नहीं बढ़ पाई हैं कि वो एनर्जी को ट्रांजिशन कर सकें, क्योंकि आज के समय की जो अमीर देश हैं वो कोयला का इस्तेमाल कर करके बहुत कमाई कर चुके हैं। अब जब गरीब देशों की बारी आई है तो लोग हल्ला मचाने लगे हैं कि इनको एनर्जी ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है, ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रहा है, लेकिन उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो इंश्योर कर सकें एनर्जी ट्रांजिशन को। बहुत सारे आपदाएं आज के समय में हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के चलते चलते, ठीक है, कहीं पर भारी रेनफॉल हो जा रहा है, कहीं पर हैवी टेम्परेचर राइज होने के चलते चलते समुद्र का लेवल बढ़ते जा रहा है, ध्रुवों की जो बर्फ़ वो पिघलते जा रही है, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट आ रहे हैं, और हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई है, और इससे किसानों की जो इनकम है वो प्रभावित हो रही है। आगे बात करी जाती है कि कार्बन इमिशन का कॉस्ट क्या हो सकता है, इसकी कीमत क्या हो सकती है। तो वही बात बताई जाती है कि सोसाइटी में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ को हमें सिग्निफिकेंट तरीके से नापने की ज़रूरत है। ग्रीनिंग डेवलपमेंट के बारे में बोला जाता है, यदि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हमें कंपाउंड रूप में इनइक्वालिटी मौजूद देखने को मिल जाएगी। इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशंस पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं, और ये प्रभावित करने वाली हैं लाइवलीहुड ऑफ द पुअर को, एंड एग्जरबेट एग्जिस्टिंग क्लास कास्ट एंड रिलीजन डिस्पार्टीज़। और हो सकता है कि ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्लास के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रीजनल के आधार पर भेदभाव को और भी ज़्यादा बढ़ाने लग जाए। इंडिया का नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करें, जिसके माध्यम से इंडिया ने कहा है कि 40% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी हम क्लीन एनर्जी से लेकर के आएंगे। जितनी भी एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं उसका 40% हिस्सा हम क्लीन एनर्जी से लाएंगे, ऐसा इंडिया की तरफ से एनडीसी में कमिटमेंट किया गया। इसके अलावा इंडिया ने बोला था कि हम नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव कर लेंगे 2070 तक, लेकिन इसके लिए हमें जो है केयरफुल होकर के स्टडी करने की ज़रूरत है अपनी योजनाओं के इम्प्लीकेशन को। जैसे कि 2021 के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो कोल जो है मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है एनर्जी सप्लाई में। इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है हम किससे बना रहे हैं, कोयले से बना रहे हैं। लगभग 56.1% हिस्सेदारी किसकी है, कोयले की है। इसके बाद क्रूड ऑयल से हम एनर्जी की सप्लाई को इंश्योर कर रहे हैं, और इसकी जो कहना चाहिए हिस्सेदारी है वो 33% रही है। इसके अलावा हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर माना जाता है इस एनर्जी का, और ये यूज़ कर रहा है मोर देन हाफ ऑफ 51% ऑफ द टोटल फाइनल एनर्जी कंजप्शन। सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत किसको है, बिजली की ज़रूरत किसको है, इंडस्ट्री को है, वो बहुत बड़े पैमाने में एनर्जी का यूज़ करती है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम देखते हैं 11%, रेसिडेंशियल यूज़ में 10% यूज़ हो रही है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में 3.5% यूज़ करते हैं। और लास्ट में बोला जाता है कि यदि सरकार ये सोचे कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देते हैं, इससे लोग पेट्रोल और डीजल का यूज़ करना कम कर देंगे। इससे सीधे सीधे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना वो प्रभावित होने वाला है, विच इंडिया कैन नॉट अफोर्ड गिवन इट्स ऑलरेडी लो मैन्युफैक्चरिंग लेवल। जबकि इस चीज़ को इंडिया नहीं अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी से हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग का लेवल है वो लो चल रहा है। अब एनर्जी ट्रांजिशन करने से क्या क्या असमानताएं आ सकती हैं, इसके बारे में यहाँ पर बार बार उल्लेख किया जा रहा है। यदि हमें एनर्जी ट्रांजिशन लेकर के आना है तो इसके लिए हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, जो कि ध्यान में रखना है हमें इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियन इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें बढ़नी नहीं चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी को एडॉप्ट करना काफ़ी क्रूशियल है, और हम जो शिफ्ट करेंगे इससे जो ऑलरेडी से डिस्पारिटीज़ मौजूद है वो बढ़ने नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे रीजन की बात करें जो कि ज़्यादातर कोल प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर हैं,
ये एक प्रकार से यूनिक सेट ऑफ चैलेंज को फेस करेगा। दिस रीजन ऑफर स्ट्रगल विद पॉल्यूशन, पावर्टी, लो इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर आप ये सोच लेंगे कि कोल प्रोडक्शन से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन कर दिया जाएगा तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और पोल्यूशन, पावर्टी, लो इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, ये जो चीज़ चल रहा है अभी, इसको भी हमें दूर करने की ज़रूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में बढ़ना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों की जो जीविका है वो बनी रहे, रोजी रोटी बनी रहे, जॉब की अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करना है। इसके अलावा इंश्योर करना है कि जो सबसे कमज़ोर समुदाय है ये बुरी तरह से प्रभावित ना हो। इसके साथ साथ में हमें पेरिस एग्रीमेंट 2015 के ऊपर 15 में जो बात कही गई थी उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम कह रहे हैं कि कोयला से हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में शिफ्ट करना है। अब ऐसे रीजन में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कोल के प्लांट लगाए गए हैं, उन प्लांट में काम करने वाले लोगों का क्या होगा, सरकार जो कमाई कर रही है उसका क्या होगा, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का रेवेन्यू लॉस होगा, बहुत सारे लोग जो सरकारी कंपनियों में लगे हुए हैं उनका जॉब लॉस भी होगा, तो हमें ये बात भी ध्यान रखना है। तो इस चीज़ के लिए जो कंपनी कोयला से बिजली बना रही है वो अपने आप को धीरे धीरे शिफ्ट करना चालू कर दे, कोयला की जगह पानी से बनाए, भूतापीय ऊर्जा बनाए, ठीक है, पवन ऊर्जा का यूज़ करना चालू कर दे, सौर ऊर्जा का यूज़ करना चालू कर दे, और अपने जो एम्प्लॉय हैं धीरे धीरे इधर से उधर शिफ्ट कर सकती है वो। आज के समय में कोयला जो है चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जा रहा है। ये लोकेटेड है ज़्यादातर पुअर रीजन इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ज़्यादातर कोयला के जो प्लांट लगाए गए हैं वो गरीब राज्यों की तरफ में लगाए गए हैं, जैसे कि भारत का पूर्वी वाला हिस्सा हो, भारत का सेंट्रल वाला हिस्सा हो। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्लांट है, जैसे कि वाइंड से एनर्जी बनाना, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से बिजली बनाना, इनको ज़्यादातर वेल्दी साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट में लगाया गया है। भले ही पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन ये जो कोल सेक्टर है ना, आउंड बाय द पब्लिक सेक्टर माइनर्स, 85% हिस्सेदारी आज के समय में किसके पास है, सरकारी कंपनियों के पास है। एंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू वाया टैक्सेस, रॉयल्टी, माइनिंग फीस, एम्प्लॉयमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट इन उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो यदि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में अपने कदम बढ़ाना है तो रीजनल इनइक्वालिटी को इंश्योर करिए आप कि कैसे करके आप ख़त्म करेंगे। फंड को स्टेट में आप कैसे करके ट्रांसफ़र करेंगे जो कि कोयला से अपनी कमाई कर रहे हैं इसे स्टेट। एंड स्पेस स्पेसिफिक प्रोग्राम हमें चलाने की ज़रूरत है री स्किलिंग और डेवलपमेंट को लेकर के, एंड लोकल रिहेबलाइजेशन ज़रूरत को भी पूरा करने की ज़रूरत है। इसके बाद सीधे चलते हैं फ़ॉरेन वाले हिस्से की तरफ में और देखते हैं फ़ॉरेन वाले पेज से पहली न्यूज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो महसा अमीनी से रिलेटेड है। इस बार का जो यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स प्राइज़ है वो महसा अमीनी को दिया जा रहा है, जिसकी डेथ हो गई थी पार्टिकुलरली ड्रेस कोड को लेकर के इनके ऊपर पुलिस ने चार्ज किया था। ठीक है, और इसी का विरोध करते हुए जब ये उन्होंने विरोध किया, इनको जेल में डाला गया, इनको प्रताड़ित किया गया और जेल में ही फिर इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद ईरान में बहुत व्यापक पैमाने पर बुर्का को लेकर के या फिर मुस्लिम महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर के बहुत व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। महिलाएं वहाँ की चाहती हैं कि ड्रेस कोड जो है हम हमारी चॉइस के हिसाब से रखें, और वहाँ की सरकार चाहती है कि वो अपने धर्म के हिसाब से चलें। महसा अमीनी 22 साल की है ये लड़की, जो कि कुर्दिश इरानियन वुमेन है। पुलिस कस्टडी में इसकी डेथ हो गई थी ईरान में लास्ट ईयर। इसी के चलते चलते न केवल ईरान में, पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए थे कंट्री के कंजर्वेटिव इस्लामिक थ्योरोक्रेसी को लेकर के। एंड इसको जो है इनको यूरोपियन यूनियंस का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़ दिया जा रहा है थर्सडे के दिन। ईयू अवार्ड की बात करें
ईयू अवार्ड का नाम रखा गया है सोवियत डिसेंडेंट एंडेरी सुखारेव के नाम के ऊपर। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है डिसेंडेंट, देखते हैं इसका मीनिंग। तो डिसेंडेंट जो होता है कुल मिलाकर के विरोधी, मतभेद रखने वाला, असहमत। पार्टिकुलरली यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है ह्यूमन राइट को लेकर के। ऐसे व्यक्ति विरोध करते हैं उसको हम डिसेंडेंट बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने मेन रूप से देखा जाए तो विरोध किया था ह्यूमन राइट्स को लेकर के, इसलिए इनको डिसेंडेंट बोला जा रहा है। नाम है एंड्रयू साखारोव। क्रिएट किया गया था ये अवार्ड 1988 में, और पार्टिकुलरली ये पुरस्कार जो है उन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को दिया जाता है जो कि ह्यूमन राइट के लिए लड़ाई लड़ते हैं, फंडामेंटल फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सुखारोव कौन थे? ये नोबल प्राइज़ विजेता रहे थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई थी 1889 में। कुछ अदर लोग भी रहे थे इस साल के जिनको फाइनलिस्ट में शामिल किया गया था, जैसे कि विल्मा ननेज डी स्कॉर्सिया। इसके अलावा रोमन कैथोलिक बिशप हैं रोनाल्डो अल्वारेज, जो कि दो ठो एम्बेलमेटिक फिगर माने जाते हैं पार्टिकुलरली, ठीक है। एम्बेलमेटिक फिगर माने जाते हैं मतलब जाने माने प्रतीक के तौर पर जिनको दुनिया मानती है। ये दो व्यक्ति थे भी, इनको जो फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया था। इन्होंने भी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी, पार्टिकुलरली निकारागुआ के लिए। एंड ए ट्रायो ऑफ वुमन, 3 महिलाएं हैं। कहाँ कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं, अल सल्वाडोर की हैं, यूनाइटेड स्टेट की हैं। ये भी फ्री, सेफ एंड लीगल एबॉर्शन के लिए लड़ाई लड़ी थी, इनका नाम भी यहाँ पर शामिल किया गया था। टर्निंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो अमीनी की डेथ हुई थी 16 सितंबर 2022 को। क्यों हुई थी? क्योंकि इनको अरेस्ट किया गया था, इन्होंने वायलेट किया था ईरान की मैंडेटरी हेड स्कार्फ लॉ को। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली कैंसर की बीमारी से रिलेटेड है, लेकिन कैंसर में भी यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का उल्लेख किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर, जिसको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी बोला जाता है। सर्वाइकल कैंसर यूट्रस के सबसे नीचे के भाग का सबसे घातक ट्यूमर होता है, जो गर्भाशय के निचले भाग से शुरू होता है और ऊपरी वेजाइने तक ये फैलते जाता है। इससे जिसे हम गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। बताया जाता है कि ज़्यादातर ये जो कैंसर की बीमारी है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के चलते चलते होती है। अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं, देखते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी हमको देखने को मिल रही है कैंसर के मामले में। इन ओवरकमिंग कैंसर थ्रू सर्वाइवल रेट आर अप। स्टडी में ये पता चला है कि कैंसर की बीमारी से लड़ाई लड़ने के लिए भी रीजनल डिस्पैरिटी है। कहीं पर लोग ज़्यादा जी रहे हैं, कहीं पर लोग कम जी पा रहे हैं। सर्वाइवल रेट का यहाँ पर ग्राफ बताया जा गया है। ये चार्ट हमें बताता है कि सर्वाइवल रेट कितना है सर्वाइकल कैंसर का 11 पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज़ में। जहाँ पर कैंसर ज़्यादा है उन रीजन को यहाँ पर चुना गया है और बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अहमदाबाद अर्बन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ का सर्वाइवल रेट है 61%। सबसे कम में कौन है? त्रिपुरा है। इसके ऊपर कामरूप अर्बन है, मणिपुर 43%, सिक्किम 45%, मिजोरम है 48%। ओवरऑल देखा जाए, एवरेज की बात करें तो वो 51% है। मुंबई में 53 है, कोल्लम में 56, तिरुवनंतपुरम में 58, अहमदाबाद अर्बन में 61% है। तो इनका सर्वाइवल रेट आप देख रहे हैं अलग अलग है। ऐसा क्यों हो रहा है? 52% मरीजों की बात करें जिनको सर्वाइकल कैंसर की बीमारी थी 2012 से लेकर के 2015 के सर्वे के बीच में। तो स्टडी जिसको पब्लिश किया गया है लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में, और यहाँ पर डेटा कहाँ से लिया गया था? पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज अक्रॉस इंडिया, यहाँ से उन्होंने डाटा उठाया था और रिपोर्ट तैयार किया था।
बहुत सारे PBCRS का यहाँ पर डाटा प्रस्तुत किया गया है, अलग अलग एरिया का डाटा प्रस्तुत किया गया है, डिफरेंट रीजन है इंडिया के, और अनुमान लगाया गया है सर्वाइवल रेट का सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट को लेकर के। और यहाँ पर ये पता चला है कि हमें काफ़ी महत्वपूर्ण वेरिएशन देखने को मिल रहा है लोगों के सर्वाइवल रेट में, सभी रीजन की हम बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सर्वाइवल रेट रहा है वो है 61.5%, और सबसे कम है फॉलोड बाय द तिरुवनंतपुरम, इसके नीचे तिरुवनंतपुरम है, और सबसे कम रहा था त्रिपुरा में सर्वाइवल रेट 31% रहा है। ये जो स्टडी कंडक्ट कराई गई थी इसमें टोटल 5,591 सर्वाइकल कैंसर केसेस का उल्लेख किया गया है, जो कि 2012-2015 के बीच में पाए गए थे, और 11 अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को बांट दिया गया था। ओवरऑल देखा जाए लोगों का जो सर्वाइवल रेट है सर्वाइकल कैंसर को लेकर के वो 52% है, मतलब कि यदि किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जा रहा है तो उसका जो चांसेस है जीवित रहने का वो है 52%। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है, लगभग 6% का इम्प्रूवमेंट रहा है यदि हम प्रीवियसली सर्वकैन सर्वे 3 का और इसका कंपेयर करेंगे तो। उस समय में जो सर्वाइविंग वाला रेट हुआ करता था वो 46% रहा करता था, लेकिन इस बार का लगभग 52% रहा है।